नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूआई और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा और नूपुर प्रसाद के बारे में। और बात इस बीच होगी सुशांत और दिशा केस की भी, क्योंकि अब एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि देश में कानून एक प्रकार से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बावजूद अभी तक वो इलाहाबाद कोर्ट के जज पैनल में बने हुए हैं। मैं इसीलिए पूर्व नहीं कह रहा हूं, जस्टिस यशवंत वर्मा ही अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं वो दिखाऊंगा कि आपको कि अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो पैनल है उस पैनल में उनका नाम है और तीसरे नंबर पर उनका नाम है। आज इस सब पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें अब जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन है उसके जरिए एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया गया है कि अब इन लोगों की लड़ाई वो लोग सड़कों पर भी लड़ेंगे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अदालत के जरिए सब कुछ होना अब संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसीलिए आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस सब पर आज बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वकीलों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। और इसमें सबसे बड़े जो सीनियर जो अधिवक्ता हैं नीलेश ओझा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन के आयुष तिवारी और देवकृष्ण भांबड़ी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्यूआई पर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आखिर ये पूरा जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो पूरा केस है, इसमें अभी तक ये उस पैनल में मौजूद हैं, इनको क्यों नहीं हटाया गया? कानून मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गई है? देखिए क्या है, एक एक कानून, मैं आपको ये पूरे केस की स्टोरी जो है ना, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके एक स्पीच में एक जोक बताया था। मैं उससे क्लियर करता हूं आपको जी। क्या हुआ कि एक बार एक आदमी मतलब वकील गया एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसने कहा कि भाई मुझे आंख और कान का एक जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताओ। तो बोले ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता है, या तो ईएनटी होता है और आंख का स्पेशल अलग से होता है। बोले नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो बोले क्यों चाहिए आपको? बोले क्या है, मैं एक वकील हूं, मैं एक लॉ अभी जस्ट डिग्री करके आया हूं, मतलब जेएनजी लॉयर हूं मैं। अब मैंने जो किताबों में पढ़ा है, जो संविधान में पढ़ा है, जो ईमानदारी, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट, कानून सबके लिए समान, ये मुझे पढ़ने में दिख तो रहा है, लेकिन ये मुझे कोर्ट में ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। यहां तो पूरा अलग ही होता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा स्पेशलिस्ट चाहिए कि भाई मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जोक के जरिए माननीय चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने ये न्यायपालिका की पूरी एक्चुअल में हंसी उड़ा दी। उन्होंने बता दिया कि क्या चल रहा है। और अभी आपने जो कहा, ये बात 1978 में ही 1988 में जो हमारे मतलब पूरे दुनिया के माने हुए जस्टिस, अपने इंडिया के जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था, मैं इनसाइडर हूं, सुप्रीम कोर्ट में मैं इतने साल जज रहा, मैं आपको बताता हूं कि ये जुडिशियल सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा हद तक फेल हो चुका है और कॉमन मैन का विश्वास खो चुका है। उन्होंने कहा सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ये लोग बोलेंगे हमको तुम्हारे कोर्ट नहीं चाहिए। तो और ये बात उन्होंने अपने जजमेंट जो था री मुलगांवकर का इंडियन एक्सप्रेस वाला, उस जजमेंट में भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास खोया है कॉमन मैन का। इतने कॉम्प्लिकेटेड, मुझे इतना बताइए। और सेम वर्ड इसमें भी लिखा है अनिता कुशवाहा के संविधान पीठ में। उन्होंने कहा कि अगर तुम इनको एक्सेस टू जस्टिस अगर इजी नहीं दोगे, आप कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना के रखोगे, तो फिर क्या होगा, लोग क्या करेंगे? एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में आदमी क्या करेगा, वो शॉर्टकट ढूंढेगा, शॉर्टकट। और वो उस समय वो सबसे बड़ा जुडिशरी का नुकसान होगा, वो डेथ नेल होगा। कैसा शॉर्टकट में क्या ढूंढेगा आदमी? या तो बोलेगा
कि मैं बाहर किसी डॉन के पास जाता हूँ या राजनेता के पास जाता हूँ और मैं मेरा मैटर सॉल्व करके लेता हूँ। फिर वो उसका अलग से अपना कट लेगा, हफ्ता लेगा, जो भी लेगा, और ये मैटर मतलब कोर्ट में न्याय का विषय नहीं रहेगा फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। और दूसरा, आपको यादव का केस याद होगा कि वहां नागपुर में क्या हुआ था कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे और पुलिस मिले हुए थे। जज भी उस अत्याचारी को, डॉन को रेगुलर बेल दे रही थी। उसको मतलब कुछ होता हम्म, नहीं था, उसका कितना भी कुछ कर ले, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती थी। अरेस्ट हो गया तब भी बेल हो जाती थी। जैसे कि आप दिशा के केस में देख रहे हैं, एफआईआर ही नहीं हो रहा है 5 साल से, 6 साल से। तो हम्म, ऐसे में क्या हुआ, एक बार 200-300 लेडीज ने उसको कोर्ट में मर्डर कर दिया, उसका लॉ हाथ में ले लिया आपने। तो हम्म, ऐसी घटना, हाँ, तो ये किसी के लिए फायदे का नहीं, मैं बता रहा हूं, ये अराजकता किसी के लिए फायदे की नहीं है। देश हमारा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, हर एक का फायदा तभी है जब न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जब लॉ एंड ऑर्डर होगी और इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी अराजकता का स्थिति बढ़ रहा है, तो इसको मतलब जस्टिस कृष्णा ने री मुलगांवकर में कहा, सारे वकीलों का और जज को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये दूसरों को नहीं दोष देने लेकिन की सर, जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बोलिए। यहाँ पर एक सवाल ये है कि हाँ, एक तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक तो खुद अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके हाँ, अलावे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ने कहा था कि 3 सदस्यीय जांच समिति उन्होंने बनाया, और उसके बाद हाँ, तीनों जांच समिति जो बनने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट भी हाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में सबमिट भी कर दिया। हाँ, इसके हाँ, बावजूद भी इसके बावजूद भी कानून मंत्रालय को अधिसूचना जारी करने में आखिर क्या परेशानी हो रही है? जब सभी जांच हाँ। सबूत सब कुछ पुख्ता है, इसके बावजूद आखिर क्यों नहीं, और क्यों वो अभी भी पैनल में बने हुए हैं? ने बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा जहाँ साहब आपने, बहुत बढ़िया। मैं अभी, और कॉमन मैन का यही सवाल है, तो उस पे आपको इसमें सबसे बड़ा मसला बताता हूं मैं क्या है। हम्म, इसका मसला यह है कि जो चर्चा है इसका जवाब सीबीआई नहीं देना चाहिए। हम्म, पहली, यशवंत वर्मा के घर में जो पैसा था वो किसी एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज का था, और हम्म, अमाउंट अमाउंट 200 करोड़ के आसपास थी या ज्यादा थी। और वो जो जज है, वो जज अपने देश के बहुत बड़े सत्ताधारी मिनिस्टर के दोस्त है। आप हम्म, इसमें किसी की औकात नहीं है कार्रवाई करे। आप मुझे इतना बताइए, एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं मैं आपको। आपने जो रेजिग्नेशन का मुद्दा उठाया ना, हम्म, रेजिग्नेशन जो है उसका लॉ है, कोई भी कॉमन मैन सर्च कर ले, तब तक देव आयुष आप लोग भी सर्च कर लो। कल हमारा ये डिस्कशन हुआ, ये लोग अभी कल इस पे, जो जस्टिस पीडी दिनाकरन थे, उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजा गया था हम्म, एलिवेशन के लिए। तो उनके खिलाफ में पूरे सबूत आए, उनका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ। तो हम्म, उन्होंने, जैसा यशवंत वर्मा का इंक्वायरी चल रहा था वैसा उनका इंक्वायरी चल रहा था, तो उन्होंने बीच में रेजिग्नेशन दे दिया। हम्म, वो रेजिग्नेशन इसलिए था कि ये आगे की इंक्वायरी खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक काम अच्छा किया जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, कि उसने रेजिग्नेशन दिया तब भी इंक्वायरी रिपोर्ट दे दिया पूरा लोकसभा अध्यक्ष को। एक हम्म, दूसरा, और उसका क्रेडिट ना उन सारे ये जेएनजी लॉयर्स को भी जाता है, और एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय को भी जाता है, इवन एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा को भी जाता है। इन सभी हम्म, लोगों ने क्लियर, पहली चीज उन लोगों ने पिटिशन फाइल किया, मैथ्यू नेदुम्परा और उपाध्याय जी ने, वो तो अलग चीज। जेएनजी हम्म, लॉयर ने क्लियर वार्निंग दिया। हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दिया। और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी, तो उस पर बाद में आते हैं। तब इन्होंने कहा ठीक है, जब इनको अगर इसकी आंदोलन की भाषा समझती तो आंदोलन की भाषा सही। तो इन्होंने हम्म, ऐलान किया, आपके क्यूआई के ऊपर ही सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि 5,000 वकीलों का हम्म,
बाइक और कार रैली मुंबई से स्टार्ट करेंगे। देश भर के सारे वकीलों का अलग अलग छोटा 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 आंदोलन करेंगे, हर सिटी में, गांव में, सब तरफ। और आपके देश भर में 17 लाख एडवोकेट है, उसमें से एडवोकेट और सारे एक्टिविस्ट, सारे राष्ट्रवादी लोग, अपना कॉकरोच जनता पार्टी का अपना वैसा कंपैरिजन नहीं है। ये हमारा देश है, हमको हमारी संपत्ति का हमको रक्षण करते हुए शांतिपूर्ण मार्गों से आंदोलन करना है। तो ऐसे लाखों से वकील आएंगे, लाखों से एक्टिविस्ट आएंगे। जंतर मंतर बाद में मैदान कम पड़ा तो रामलीला मैदान में, वहां आंदोलन करेंगे। ये इन्होंने ऐलान किया। या इनके ऐलान के बाद में ये रिपोर्ट आया है सेकंड वाला सुप्रीम कोर्ट का, और ये रिपोर्ट आ गया। अब यहाँ ये वाला पहला पार्ट हो गया, और इसके बेस पे अभी कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो प्रशांत भूषण जी वगैरह लोग हैं, उन सब लोगों ने नया पत्र दिया है कि एफआईआर करना चाहिए, और सूर्यकांत जी आप आदेश दीजिए एफआईआर का। ये एक पार्ट हो गया। लेकिन आपका मुद्दा जो है रेजिग्नेशन वाला, उस पर आता हूं मैं। तो पीडी दिनाकरण में क्या हुआ, उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया और बाद में क्या बोला, मैं अपना रेजिग्नेशन वापस लेता हूं। तो राष्ट्रपति कार्यालय के तरफ से जवाब दिया गया कि आपका रेजिग्नेशन उसी दिन मंजूर माना जाता है जिस दिन से आपने दिया है। इसको कोई ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो अब ये लॉ मिनिस्ट्री क्यों देश की जनता को बेवकूफ बना रही है कि इनका रेजिग्नेशन के बारे में ना कंफर्मेशन दे रही है, ना रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने कम से कम ये डिक्लेयर करना चाहिए कि उसके उनके खिलाफ इंक्वायरी चालू है तो हम उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है। आप लोगों ने ढूंढा क्या केस लॉ? आयुष देव सर इसी में एक सवाल और जोड़ देगा, उसका भी एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। अभी जो ये इलाहाबाद के जजेज पैनल में अभी भी इनका नाम है और तीसरे नंबर पर नाम है, तो क्या ये उस में शामिल भी होते हैं कि जहां पर इनको फैसला देना होगा, क्या ये उस बेंच में भी शामिल होते हैं क्या? क्योंकि अभी मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब ये अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और पैनल में हैं, तो क्या ये उस बेंच में शामिल होते हैं किसी बेंच में? नहीं, सुनिए, अच्छा सवाल है ये भी कॉमन मैन का। लेकिन इसका जवाब है ना, संजीव खन्ना साहब ने जब इनके खिलाफ का इंक्वायरी रिपोर्ट आया था ना, तभी सीजीआई ऑफिस ने क्लियर कर दिया था इनके सारे जुडिशियल वर्क निकाल लिए जाए, इनको कोई भी न्यायिक काम नहीं देने का। ये इन हाउस प्रोसीजर के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है। तो उसके तहत इनके पास में कोई केस तो नहीं थे। हाँ, तो वो आपका जो डर है वो मतलब उसका कोई चिंता का कारण नहीं है कि इनको कोर्ट में बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप एक गौर कीजिए, सैलरी तो ले रहा है ना भाई वो आदमी, बिल्कुल। और वो सैलरी कहां से आ रही है? उनके दादाजी ने कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी करके रखा था भारत सरकार के पास। वो तो आप और हम जैसे सब लोग कॉमन मैन का पैसा है वो, हमारा पैसा है, देश का पैसा है। वो देश का पैसा ऐसे चोरों को देने के लिए है क्या? तो इसके लिए देखिए, संजीव खन्ना साहब का कल तारीफ किया प्रशांत भूषण जी लोगों ने कि उन्होंने इनके खिलाफ का रिपोर्ट पब्लिश किया। अच्छी बात है, वैसा ये डेमोक्रेसी है, इसमें क्या छुपाने का क्या है इसमें? तो ये ऐसा नहीं किया, लेकिन माहौल ऐसा है कि कम से कम उन्होंने उनका ड्यूटी किया तो उनका अभिनंदन करना पड़ता है। चलो ठीक है, लेकिन संजीव खन्ना साहब ने अपने कर्तव्य का वहन ठीक से नहीं किया। वो खुद आरोपी है डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अधिकार था वो एफआईआर का ऑर्डर करे। उन्होंने एफआईआर का ऑर्डर क्यों नहीं किया? मतलब उन्होंने और उन्होंने मुझे इतना बताइए, सारे जुडिशियल वर्क निकाल लिए, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि जब उनका सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने रिपोर्ट दिया कि ये आदमी के घर में मिला हुआ पैसा, इसका कोई ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है बकवास है, ये रिलायबल नहीं है, ये इस क्राइम को आंसरेबल है, तो क्लियर सरकार कहे कि ऐसे आरोपी को हम सैलरी नहीं देंगे,
तो ये जो है ना, ये सरकार में भी कई ऐसे डफर नालायक लोग बैठे हुए डिसीजन मेकिंग में, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जरूरत है। ये चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो ऐसे काम करते हैं ना, कि जो इनको बचाने का काम करते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। उनको लॉ नहीं मालूम क्या? अगर लॉ मालूम नहीं तो वहां बैठे क्यों हो तुम? तो ये भी सारे विषय हैं। तो इस पे कॉमन मैन का यानी कि बार आप बार सीधा-सीधा यानी कि सर आप सीधा-सीधा ये कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा को बचा रहे हैं लोग, नेता जो बड़े नेता हैं वो यशवंत वर्मा को बचा रहे हैं और यस, इसीलिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बराबर है। और एक, अभी मुझे और एक बताता हूं मैं आपको। देखिए, एखादा जज ऑर्डर देते समय अगर कुछ गलती किया, हुँ, तो उसके खिलाफ सैंक्शन की जरूरत पड़ जाती है कि चीफ राष्ट्रपति के पास से सैंक्शन लेना है, और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन में परमिशन देते हैं। जैसा जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ चार्जशीट गई थी, वो हुआ था। और आपके दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस शमित मुखर्जी, ऑर्डर देने के लिए 25 लाख रुपए और एक रशियन मॉडल मांगा था उन्होंने। तो रशियन बिल्कुल। समोसा कोड वर्ड था, तो अरेस्ट हो गए थे। 13 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ था। तो देखिए, जब आदेश देते समय जो ये काम करते हैं, उस समय सैंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एकदम इमीडिएट क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो एविडेंस चले जाएंगे। ऐसे समय परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो एक ये हो गया। और दूसरी चीज, जो परमिशन की जरूरत वाला जो के वीरा स्वामी का क्लॉज था, हुँ, 154 सीआरपीसी को उन्होंने उसमें बीच में अड़ंगा लगाया था। अभी जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया, उसके हिसाब से वो स्टैट्यूटरी ओवररूल्ड है। तीसरी चीज, अभी ये खुद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो इनकी सारी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। इनके खिलाफ में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये के वीरास्वामी में भी लिखा है, और ये कई जजमेंट है बाद में के, उसमें भी लिखा है कि जो एक बार पब्लिक सर्वेंट रिटायर्ड हो गया है या जॉब पे नहीं है, तो उसके खिलाफ परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा सर एक लेकिन बोलिए। सर ये सवाल तो यहाँ पर बनता है ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री से तो ऊपर है नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री को क्या इस बारे में जानकारी नहीं है क्या कि यशवंत वर्मा ने क्या किया है? और जब उसकी सारी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो क्या प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कानून मंत्रालय को कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनका अधिसूचना निकाल रहे हैं, क्यों नहीं इनको पैनल से बाहर कर रहे हैं? बराबर है, बराबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश को जवाब देना चाहिए। और ये मामले में अगर मोदी जी को मालूम नहीं होगा, तो आप मालूम हो जाएगा, सारा देश चिल्ला रहा है। हम्म और इसका मतलब क्या है? ये मोदी जी के सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। हम्म हाँ हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर है, उनको पूरा दुनिया, देश, ये 145 करोड़ की आबादी, इतने अलग स्टेट, इतने सीएम, ये सबको देखना होता है। नहीं नहीं, लेकिन तब फिर क्या इस रूप में ही उनके पास, उनके कान तक आवाज पहुंचेगी? जिस प्रकार से अभी छात्रों के आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से जंतर मंतर पर पूरा ड्रामा रचा गया, क्या उसी प्रकार से फिर कोई आंदोलन हो तभी प्रधानमंत्री के कान तक आवाज पहुंचेगी क्या? आने भाई, तो ये गलत ट्रेंड है ना। फिर ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए, आंदोलन करना हमारा अधिकार, ये अलग चीज है। लेकिन आप इसका मतलब ये होगा कि जिस विषय पे जनता आंदोलन नहीं करेंगे, आप मामला दबा दोगे। तो एक आधे गरीब की बच्ची है, उसके ऊपर अन्याय हो गया, तो उसमें आंदोलन नहीं होगा, तो फिर आप न्याय ही नहीं करोगे। या फिर एक आधा बड़ा करप्शन ऐसा कर लिया और उसने सारे विरोधी पार्टी को हफ्ता दे दिया, तो उसमें फिर ये विरोधी पार्टी आंदोलन ही नहीं करेंगे, तो मामला उठेगा ही नहीं। फिर सब मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर ये तो गुंडाराज हो जाएगा ना। तो ये तो रूल ऑफ लॉ कहां से है? फिर ये रूल ऑफ लॉ का तो ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, डेथ नेल है ये। तो देखिए, ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात में असदुद्दीन ओवैसी का मतलब एक बात गौर करने लगे। उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि मतलब तुम तोड़फोड़ करोगे, आंदोलन करोगे, तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। ये कांग्रेस जनता पार्टी के विषय में ये प्रेसिडेंट गलत सेट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना यह चाहिए कि जहां पर देखो, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। तो जहां पर
गलत है वहां कार्रवाई हो। अरे 50 नहीं, बार भजन लाल के केस में, इवन जस्टिस निर्मल यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट 50 बार लिख रहा है, whosoever high you are, the law हम्म, is above you, public's expectation are above you। और उस पे वो किंग एडवर्ड का वगैरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने जज को पूछा कि तो क्या फिर मैं आपके अंडर में हूं, तो उन्होंने कहा कि किंग इज अंडर नो वन एक्सेप्ट गॉड एंड लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ऑर्डर में, और सच्चाई वही है कि वो चाहे कोई भी हो इस देश में। और के वीरास्वामी में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के तहत हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको किसी को भी क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोटेक्शन नहीं है। एक दूसरी चीज, रमन लाल के केस में हाईकोर्ट ने बिना सीबीआई के परमिशन के एफआईआर का ऑर्डर किया हाईकोर्ट जज पे, उसको बाद में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। उसमें यह लिखा है कि भाई जिसका आपके जुडिशियल ड्यूटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसमें एफआईआर के लिए किसके परमिशन की जरूरत है। तो ये अरबों रुपया घर में छुपा के रखना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, चोरी चकारी भ्रष्टाचार, तो ये कहां से पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी हो गया तुम्हारा, इसके लिए काय को सैंक्शन की जरूरत है। और दूसरी चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करने से किसने रोका है, ईडी को इंक्वायरी करने से किसने रोका है, सीबीआई को इंक्वायरी करने से किसने रोका है, एफआईआर बाद में हो जाता। नहीं, तो यही जो ईडी है जो 10 करोड़ 20 करोड़ के लिए इधर उधर हर जगह पता नहीं कितने जगहों पर 10 करोड़ की जांच करने के लिए 50 करोड़ खर्च कर देती है, लेकिन जहां पर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए का सीधा सीधा दिख रहा है, सबूत है, साक्ष्य है, उसके बावजूद भी ना तो ईडी ना सीबीआई कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं है। खैर सर, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि इस मामले में तो जो हो रहा है वो पूरा देश देख ही रहा है। उधर नुपुर प्रसाद के मामले में भी देखिए कि नुपुर प्रसाद के बारे में पूरा जगविदित है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस प्रकार की रिपोर्ट सौंपी गई, और अब उनको मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस का अवार्ड दिया गया। यानी कि जिनको अपराध रोकने के लिए, सेवा करने के लिए, कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है जिनके ऊपर, उन्होंने क्या किया ये पूरा देश जान रहा है। इसके बावजूद उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको राष्ट्रपति मेडल दिया जा रहा है। तो ये इसी प्रकार का प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना पूरे देश में। यस यस, अभी देखिए ये बात आपकी जो आपने बात कही, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सब तरफ देख लीजिए, सारा देश व्यथित, देश छोड़िए, अभी एसएसआर वॉरियर पूरे दुनिया भर में फैले, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये आप देख लीजिए कि ऐसे दुखी हो गए वो लोग। ये क्या है मालूम है क्या, इसको बोलते हैं उनके जले पे नमक छिड़क। बेचारे दुखी थे, आपने मर्डर केस को सुसाइड बना के रिपोर्ट दे दिया, आप उसके ऊपर में उस अधिकारी को आप सम्मानित कर रहे हो और उसके न्यूज चला रहे हो, क्या कि उसने सुशांत केस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट क्या करके उसको राष्ट्रपति मेडल। तो ये जो है ना, वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अगर आपको एक याद होगी बात, कविता, आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के अंदर ज्वाला होती है। तो ये जो है ना, ये पब्लिक के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। देखिए राष्ट्रवादी लोग कितना भी कुछ करेंगे, वो ऐसे वो क्या करते हैं, इस भारत देश को अपना घर मानते हैं, अपना देश मानते हैं, यहाँ के ये मतलब उसको क्या बोले, भारत माता मानते हैं। आप वो ऐसा ये नहीं करते हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं कि वो आगजनी करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, गाड़ियां जलाएंगे, वो ऐसे काम नहीं करते। लेकिन और वो ये भी काम नहीं करते हैं कि मोदी जी अमित शाह जी को गलत गलत गालियां दो, उनके मां को गाली दो, ये भी काम नहीं करते वो लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी होता रहेगा तो बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां गलत है वहां बिल्कुल बोलना है, क्योंकि ये कौन सा डीप स्टेट ये सिस्टम में हावी है,
और तो उसके ऊपर में इस देश का जो कंसाइंस है, ये देश की जो आत्मा है, देश की जो संस्कृति है, वो उसको जिंदा रखना है और बार बार ऐसा दिलाना है कि पापी जितने भी है, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारी तुम्हारा अंत निश्चित है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। हाँ, जी बोलिए। सर, अब थोड़ा हम आते हैं, हमारे साथ कुछ युवा वकील जुड़े हुए हैं। आयुष हाँ, तिवारी हैं और देवकृष्ण भामड़ी हैं। आयुष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने एक जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन का निर्माण किया है। जी। आप लोग तो यंग हैं, आप लोगों का खून भी गर्म होगा। क्या इस प्रकार के फैसले जो हो रहे हैं देश में, या इस प्रकार के जो फैसले नहीं हो रहे हैं देश में, उसको देखकर क्या आप लोगों का खून नहीं खौलता है क्या? देखिए जी, खून सबका ही खौलता है, जो कि जितने भी लोग राष्ट्रवादी हैं, जो नेशन के इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे बैठे रहने से तो काम होगा नहीं, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम्म, हर एक की जो भी ऐसे सिचुएशन, जैसे कि यशवंत वर्मा का केस हो गया या सुशांत का केस हो गया, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन फेल होगी, हम वहाँ पे आवाज़ उठाएँगे ताकि इंस्टीट्यूशन अपना काम करे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग की क्या तैयारी है? आप लोग जब देख रहे होंगे इस प्रकार के, जैसे यशवंत वर्मा वाले मामले में, या नुपुर प्रसाद को जिस प्रकार से राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, या दिशा केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस को बंद कर दिया गया है, ऐसे मामले में फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? हमने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी महाराष्ट्र के, कि जो उनको मेडल दिया जा रहा है वो कैंसिल होना चाहिए और उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट थिंग, हम यशवंत वर्मा के केस के लिए ऑलरेडी बाइक रैली करने ही वाले हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। हमें चाहिए कि एफआईआर हो और एक इंक्वायरी हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो, जो भी सच है सबके सामने आना चाहिए। और ऐसे कोई भी मुद्दा है, जैसे कि अपना दिशा का केस हो गया, दिशा सालियान के केस के लिए भी हम पूरे के पूरे खड़े हैं, और जो भी उसमें बाधा देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि सौरव दास ने ट्राई किया था, तो हमने उनको भी नोटिस भेजा था, जिसका उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। तो हर एक मुद्दे पे हम आएंगे और आवाज उठाएंगे। देवकृष्ण मावड़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने चूंकि सुशांत सिंह राजपूत केस को, हो सकता है आपने बढ़िया से देखा भी हो, और चूंकि आप मुंबई में हैं तो वहां पर ही ये घटना घटी थी, तो आपको नहीं लगता है कि जिस केस को बंद कर दिया गया है, उसको फिर से जो है वो चाल खोल करके उसके ऊपर जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन है वो कुछ करे और कुछ पीआईएल दाखिल करें, ताकि वो मामला फिर से प्रकाश में आए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम लोग जो है, हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम किसी भी तरीके से संगठित रहे और संघर्ष करते रहे, और न्याय के लिए संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है। न्याय के लिए अगर आप संघर्ष करेंगे तो आप असली देश के हित में काम करेंगे, राष्ट्र के हित में काम करेंगे। तो हमारा बस एक ही एम है, हमारा बस एक ही गोल है कि जिस भी तरीके से हम जस्टिस को पा सके, हम उस तरीके से स्ट्रगल करेंगे कि जस्टिस हमें मिले। आपने कहा कि सुशांत के केस की आपने बात कही, हम आपको बता दें कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद सुशांत के केस में सीबीआई दोबारा री इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसका प्रोविजन है, और इस प्रोविजन के तहत हम चाहेंगे कि वापस से री इन्वेस्टिगेशन हो, फिर से दोबारा एक एफआईआर की जाए, सीबीआई फिर से इसको री इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को, और इस मामले में जो भी सामने आ सकता है वो सामने आए, देश के सामने लाया जाए। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको कंसीडर नहीं किया गया है, सुशांत के केस की बात करें या दिशा के केस की बात करें, जैसे मोबाइल टावर लोकेशंस हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर इन सब चीजों को, इन सब तथ्यों को वापस से देखा जाएगा, इन सब तथ्यों को वापस से जांचा जाएगा, तो जरूर कुछ सामने आएगा। तो हमारी सरकार से और हर उस व्यक्ति से जिसके अथॉरिटी में ये है, उनसे बस यही गुजारिश है कि वो जिस भी तरीके से हो सके इस केस में आगे बढ़े, और इस केस में एक निष्कर्ष, एक जिसको हम कहते हैं संपूर्ण निष्कर्ष दे सके। एक सवाल इसी केस से जुड़ा हुआ है कि क्लोजर रिपोर्ट सौंपने के बाद जो सुशांत केस में जो वकील थे सुशांत की तरफ से, वो अब बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। क्या आप उनसे भी कुछ अपील करेंगे और उनको फिर से कहेंगे कि आप इस केस को फिर से लड़िए, और हो सकता है इस मामले में जो न्याय है वो मिले उनके परिवार वालों को? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि सुशांत का केस और दिशा का केस जिस पर हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं।
तो जरूर हम चाहेंगे कि दोनों केसेस में किसी भी तरीके से जो भी हमको निष्कर्ष मिलता है, उस निष्कर्ष के बेसिस पे हम आगे जो है जिसको भी लेटर देना हो या जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज सके कि आप इस केस में लड़ते रहिए, हम भिजवा देंगे। और सुशांत के केस में हम बस इतना चाहेंगे कि जो भी जांच हो, उस जांच का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है कंप्लीट रिपोर्ट होनी चाहिए और उस रिपोर्ट में हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करके जो है जांच रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। और ऐसा प्रोविजन है कि क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सुशांत का केस खत्म हो गया है, ये एक क्रिमिनल मैटर है, इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं। एक फर्ज कीजिए कि मान लिया जाए कि फिर से कुछ हुआ और फिर इसी प्रकार के न्याय हुए जिस प्रकार के न्याय अभी हुए हैं, तो अगर इसी प्रकार से कुछ हो जाता है तो क्या जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने कुछ ऐसा सोचा है कि देश में इस प्रकार से जो अन्याय का वातावरण एक प्रकार से बनता जा रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कुछ ऐसा सोचा है आप लोगों ने? जी, हमारा जो, अगर आप देखेंगे जो हमारा स्लोगन है वो यही है कि सशक्त बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। अगर हम ये सब करेंगे तो ही इस देश के हित में काम कर पाएंगे। अगर सड़क पर उतरने से ही हमारी बात सुनी जाएगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। हमने बाइक रैली का बाइक रैली का अनाउंसमेंट किया ही था जब बहुत सारी चीजें हुई थी, जब यशवंत वर्मा की चीजें हुई, जब जो हमारे जो भाई थे, जो हमारे नालसार के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने कहा गया था कि उनको एनरोल नहीं किया जाएगा, हमने अनाउंसमेंट की कि हम इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अन्याय को बढ़ावा देती है। और अगर ऐसी कोई भी चीज की जाएगी जो अन्याय को बढ़ावा दे तो हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। अगर सरकार हमारी बात सुनती है तो सही है, नहीं सुनती है तो हम सड़क पर भी उतरेंगे और सड़क पर उतर के अपनी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। चलिए सर, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे कि अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो आप लोग क्या जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन को आप लोगों का समर्थन किस प्रकार से रहेगा? देखिए, आपको याद होगा हमारा बहुत ब्रॉड विजन है, मतलब एक क्या है, कोट है, देखिए, ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सी थॉट्स रूल द वर्ल्ड। महान लोग वो होते हैं जो मिशन के लिए अपनी जान देते हैं, मिशन के लिए जीते, मिशन के लिए मरते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारा ही नाम हो, हमारे ही थ्रू हो। तो जहां जहां ये हमारा मिशन कंप्लीट होता हमको दिख रहा है, ये भारत देश जो है एक मतलब हमारे सपनों का भारत बन रहा है, वहां जेएनजी लॉयर एसोसिएशन उस लाइन पे काम कर रहा है, उसको पूरा समर्थन है हमारा। इसके अलावा हम सब मिलके जहां हमको अच्छा लगता है, देखिए प्रशांत भूषण जी सीनियर काउंसिल है, लेकिन कई मामलों पे उनके हमारे मतभेद है, वैचारिक मतभेद, लेकिन जहां वो जुडिशरी के करप्शन में उनके मुद्दे सही लगते हैं हम समर्थन दे देते हैं, बल्कि वो झिझकते हैं हमको समर्थन देने, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से काम करते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका ये है। और दूसरी चीज, देखिए आप जो कह रहे हैं कि फिर से वही हुआ तो सुशांत के केस में सीबीआई की रिपोर्ट जो है ना अवेलेबल, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नारकोटिक्स ब्यूरो का रिया के चैट रिकवर की वाले वो उसमें ऐड करने की जरूरत है बस। रिया, उसके पिताजी, उसका भाई, ये सब लोग मर्डर के आरोपी बन जाते हैं। और क्या है कि ये सिर्फ कोर्ट को सवाल पूछने का, कोर्ट को अपील करने की जरूरत है। ऑलरेडी कोर्ट में मामला आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक गौर कीजिए, ट्रेजेडी देखिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन अभी नहीं है, थे अभी तक, विकास सिंह। तो विकास सिंह कई मामलों में पीआईएल लगा दिए, आकर स्टेटमेंट दे दिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ दे दिए, यशवंत वर्मा के मामले में, ये इसमें सीजेपी के मामले में बोल दिए। बाद में जो इसके पहले सीजीआई पे जो चप्पल फेंकी थी, खुद होके जाके कंटेम्प्ट लगा दिए। लेकिन वो खुद जिस केस में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुशांत सिंह का,
उन्होंने एक बार इंटरव्यू बोला ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीबीआई ने तुरंत पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए, आधी रिपोर्ट देकर नहीं चलेगा। 2 साल, अभी 1.5 साल हो गया है, इन्होंने एक स्टेप नहीं लिया। भगवान जाने क्या हो रहा है। अरे यार, आप एक रिट लगा सकते थे, उसी कोर्ट में अर्जी लगा सकते थे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आपने उसको आगे क्यों परस्यू नहीं किया, भगवान जाने। तो 1.5 साल से आप आधी रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हो, तो इतना स्लो काम कर रहे हो, इसलिए देश की जनता नाराज है। और मैं बता रहा हूं, ये केस सिर्फ एक मतलब हत्या का केस नहीं है, ये केस से आम आदमी की भावनाएं क्यों जुड़ी हुई है। ये एक गरीब पिता की बेटी का केस है, ये एक उस लड़की का केस है जो अपना करियर बना रही थी, जिसको ये ड्रग माफिया और रेपिस्ट लोगों ने, राक्षसों हैवानों ने सामूहिक अत्याचार करके जिसकी हत्या कर दी। उसके बाद में ये उन पुलिस मतलब आरोपियों का, क्रिमिनल्स के खिलाफ का केस है, जिसमें जिन्होंने वो केस को दबाने के लिए, गवाहों को निपटाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। इसमें के 10 गवाह के किसी की आत्महत्या दिखाई, किसी का मिसिंग दिखा दिया, ऐसे अराउंड 13 कुछ मर्डर हुए। उसके बाद में ये केस है उस व्यक्ति का जो सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक होनहार टैलेंटेड युवक बिहार से आता है, एक अपना एक्टिंग में अपना करियर करता है और पूरे देश दुनिया में छा जाता है, सुपरस्टार बन जाता है, जिसके वजह से कुछ प्रस्तापितों को धक्का पहुंचता है। वो लोग प्लान करके इनके पास में रिया को इम्प्लांट करते हैं, उसको खाने में सब अलग अलग दवाइयां दे के, गुमराह करके, पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत उनकी जान लेते हैं और इंडस्ट्री में भी मैनेज करके इनका अच्छे मूवी ना मिले इसका प्लान करते हैं। तो ये वो हर घर में किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो ये हर भारतीयों से जुड़ा हुआ केस है। और इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज उस पे अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो नॉर्मल, न्यू नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ये तो चलता ही है, बड़े लोगों को लाइसेंस है, वो मर्डर कर दे, किसी की लड़की उठा के ले जाए, रेप कर दे, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये जो है ना, इसके खिलाफ हमें, और ये पूरी जो हमारी भारत की भूमि है, क्रांति की भूमि है, ये बगावत की भूमि है। 1200 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन फिर भी इस देश में वो जो जज्बा है अन्याय के खिलाफ लड़ने का कभी खत्म नहीं हुआ। उस पे वो शेर भी है ना, हाँ, चाहे सदियों से दुश्मन रही वो दुनिया सारी, पर कोई बात तो है जरूर जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यहाँ पर शिवाजी, जो औरंगजेब पूरा इंडिया में तहलका मचाए हुए था, शिवाजी महाराज ने उसको महाराष्ट्र में लाके, इसी महाराष्ट्र में उनकी कब्र बनी। तो और आज क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनका रिस्पेक्ट है सब तरफ, और वो औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उसका नाम लेने वाले को पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारती है। तो ये जो है ना, ये इतिहास गवाह है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और उसका जो बीज है ना, ये न्याय का, सत्य का, अन्याय के खिलाफ का, और ये प्रस्तापितों के, इनके जो भी कोटरी है, इनका जो भी सिंडिकेट है, इसके खिलाफ का ये बीज बोया जा चुका है और क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि दिशा केस में 24 अगस्त को अब सुनवाई है, उस दिन क्या आपको ये उम्मीद है कि एफआईआर का आदेश आ जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए क्या है, यही जस्टिस सारंग कोतवाल जी है जिन्होंने ये केस को पहले दिन से टर्म किया, सारंग कोतवाल साहब ने। उनके कोर्ट में पहली बार जब डेट आया, सरकार ने कहा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमको जवाब का समय दो। सारंग कोतवाल साहब ने पहला सवाल पूछा था, ये सब देव आयुष भी थे उस समय कोर्ट में, उन्होंने पूछा
वो सब ठीक है, जवाब दे देना, पहले उस जवाब में ये भी बता देना कि जब मर्डर का कंप्लेंट है आपके पास में, गैंगरेप का कंप्लेंट है, तो बिना एफआईआर रजिस्टर करे आपकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में कर रही है? तो पहले ही दिन उन्होंने इनको मतलब ये कर दिया था, इनकी गलतियां उजागर कर दी थी। बाद में यही सारंग कोतवाल साहब है, इन्होंने अभी मतलब 4 महीना पहले, 4 भी नहीं 3 महीना पहले, राजेश पवार का जजमेंट कब का है आयुष? तो वो राजेश पवार के केस में जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने इसी मुंबई पुलिस का एक लड़की के अत्याचार के केस को एक्सीडेंट दिखाने का रिपोर्ट, छोटा पोस्टमार्टम बनाने का रिपोर्ट में पुलिस पर स्ट्रिक्चर पास करके इन्वेस्टिगेशन सौंपा है सीबीआई को। उन्होंने कहा कि तुम अपनी एक ही स्टोरी चला रहे हो पहले दिन से, और वही स्टोरी के सपोर्ट में तुम सबूत कर रहे हो, ये मेन मुद्दे तो तुमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, ये तुम्हारा गलत है, तुम दोषी हो इसमें। तो ऐसा करके इन्होंने खुद आदेश दिया है। मतलब उनको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं कोर्ट में कि साहब ये केस आएगा उनको, और वैसे भी क्रिमिनल लॉ में पहले से ही वो उनका काम अच्छा ही है, तो ज्यादा ये नहीं है, मतलब हमको अपेक्षा ज्यादा है इस कोर्ट से। चलिए सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, और आयुष और देवकृष्ण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि 24 अगस्त को जब ये सुनवाई होगी तो इसमें एफआईआर का आदेश जरूर आएगा। आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।